students, welcome to social science class. This is Artnagar. Today we will continue the chapter 3, the water resources, and the topic is poor quality of water. Before this topic we have completed the topics fresh water, scarcity of water. Now we will study about poor quality of water. वैसे तो जो हमारे देश में है पानी की बहुत कमी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे वाटर की क्वालिटी है वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। कई जगह पर जैसे दिल्ली जैसे शहर में हम ले सकते हैं कि वाटर बहुत ज़्यादा गंदा आता है। वहाँ पर वाटर लोगों को बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। फ़िक्स टाइम पे वाटर आता है, जिसके कारण वहाँ पर पूरी तरह से वाटर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। दोनों चीज़ें हैं, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। दे आर बोथ आर सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर अस। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर इज़ अ चैलेंज दैट वी आर फेस्ड विद। क्लीन वाटर को मिलना ये एक चैलेंज है जिसे हम आज भी फेस कर रहे हैं। जब हमें गंदा पानी मिलता है, जब हम ओशन वाटर नहीं पी सकते हैं, तो जो गंदा पानी मिलता है जिसमें फैक्ट्री वेस्ट मिल जाती हैं और पेट्रोल मिल जाता है जो बाइक से लीक होता है, डीजल टैंक्स में से डीजल मिक्स हो जाता है, जिसके कारण जो पानी की क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है और वो पानी पीने लायक नहीं रहता है। अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, cleaning fluids that are flushed down drains, pesticides, chemical fertilizers, leakage from petrol and diesel tanks and industrial effluents are the major contaminants of the sources of fresh water. फ्रेश वाटर को जो बेकार बना देते हैं, जो ह्यूमन यूज़ के लायक नहीं रहने देते हैं, वो ये सारे फैक्टर्स हैं। जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलती है उसको ठीक से साफ़ नहीं किया जाता है। जो फ्लूइड निकलते हैं उसको ड्रेन्स में डाल दिया जाता है। पेस्टिसाइड्स जो हमारी सॉइल में मिल जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र, पेट्रोल लीकेज जो होती है, डीजल जो लीकेज होती है, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारे क्या हैं, हमारे फ्रेश वाटर को ख़राब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। और इस कंटामिनेटेड वाटर को पीने से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दे कॉजेज सीरियस डिसीजेज सच एज टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री एंड डायरिया। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें गंदा पानी पीने से हो सकती हैं। लेड प्रेजेंट इन वाटर इज़ हार्मफुल फॉर द नर्वस सिस्टम। जो पानी के अंदर लेड होता है, सीसा होता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी एब्सोल्युटली प्योर एंड फ्री ऑफ ऑल सोर्स ऑफ हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स लाइक बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, हाइड्रोकार्बन्स, लेड, सॉल्ट एंड आयरन। जो हमारा पीने का पानी है वो इन्हीं सभी चीज़ों से प्योर होना चाहिए। जो चीज़ें हमें नुकसान करती है, जो हमने ऊपर पढ़ी, उनसे वो फ्री होना चाहिए। दिस इन्फेक्शन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन बी डन बाय वेरियस मेथड। अब हम वाटर को प्योर कैसे कर सकते हैं? उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन में वाटर को साफ़ किया जाता है। वो कैसे? क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं, उन्हें बहुत सारे पानी में मिक्स कर दिया जाता है, जिसके कारण उसके बैक्टीरिया, उसके जर्म्स मर जाते हैं और वाटर प्योर हो जाता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है? वाटर को प्योरीफायर के थ्रू प्योर किया जाता है। अल्ट्रावायलेट वाटर प्योरीफिकेशन मेथड, इसमें क्या होता है, एक सिस्टम पूरा बनाया जाता है, एक ड्रम टाइप एक चीज़ बनाई जाती है जिसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस डलवाई जाती है, उनकी लाइट डाली जाती है, और वो लाइट डलने से जितने भी वाटर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं, जिसके कारण वाटर प्योर हो जाता है। अभी हमने 3 मेथड्स पढ़े, 3 मेथड्स टू प्योरीफाई द वाटर। दे आर क्लोरिनेशन, डिस्टिलेशन एंड अल्ट्रावायलेट water purification method. These methods are used for purify the water. Multi-purpose projects. In many countries, special projects have been undertaken to develop and utilize water resources. बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं ताकि हम वाटर रिसोर्सेज को पूरा डेवलप कर सकें और यूटिलाइज़ कर सकें। क्योंकि जैसे हमें पता है कि सिर्फ 1% जो वाटर है वो हमारे पीने के लायक है, तो हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ लगातार बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण इन फ्यूचर हमें वाटर की दिक्कत हो जाएगी। जो वाटर हमें अवेलेबल है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए जो वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो इसीलिए बहुत सी कंट्रीज़ इसको डेवलप करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रही हैं।
These projects aim at the overall utilization of the rivers. इन प्रोजेक्ट्स में क्या किया जाता है, रिवर्स को पूरा यूटिलाइज किया जाता है एंड सर्व मैनी पर्पसेस साइमल्टेनियसली, और बहुत सारे पर्पस इकट्ठे सॉल्व किए जाते हैं। अब पानी से इकट्ठे कैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, एक तो रिवर्स का पानी इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है, दूसरा रिवर्स के पानी को हाई उससे गिराकर, ऊंचाई से गिराकर, हाइट से गिराकर उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, और भी रिवर्स के पानी को डैम में इकट्ठा किया जा सकता है। तो इस कारण से जो रिवर्स को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, दीज पर्पज़ आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इन पर्पज़ को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़। मल्टी का नाम ही है बहुत सारे पर्पज़, जो बहुत सारे पर्पज़ को पूरा कर रहा है। और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स थ्रू रिवर वैली, द प्रोजेक्ट्स विच aim at the overall utilization of the rivers and serve many purposes simultaneously are called multi-purpose river valley projects. अब इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के? In a multi-purpose project, one or more huge dams are constructed across a river to store water in reservoirs. इसमें क्या होता है, एक या दो से ज़्यादा बड़े बड़े डैम जो है वो रिवर्स पर बना दिए जाते हैं। दिस वाटर इज़ देन यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये वाटर उसके बाद बहुत अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज़ इरिगेशन, जो खेतों में पानी देना होता है, सिंचाई करनी होती है, उसके लिए यूज़ होता है। फ्लड कंट्रोल, जो बाढ़ आ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ द मेन पर्पज़। इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, afforestation and recreation. These are the benefits from multi-purpose projects. We have to learn these benefits. The Tennessee Valley Authority in the USA was the first multi-purpose project to be set up in the world. Some other important ones are S1 in Egypt. आपको ये नाम याद रखने हैं कि USA में फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाने वाली जो अथॉरिटी थी वो कौन सी थी, टेनेस वैली अथॉरिटी। और इजिप्ट में एस्वान, पाकिस्तान में तरबेला, हूवर एंड कुली इन द USA एंड घाना में वोल्टा। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। ये सारे जो हमने बताए ये जब इंडिया के थे, जो ये नीचे मेंशन है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ये भी हमें नाम याद होने चाहिए कि दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है वो दामोदर रिवर के ऊपर बना हुआ है, भांगड़ा नंगल सतलुज रिवर के ऊपर। इस तरह से हमें ये सारी रिवर्स के ऊपर कौन सी रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये हमें नेम लर्न करना होगा। The Damodar Valley project is the oldest, while the Bhakra Nangal project is the biggest multi-purpose project in India. ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है एग्जाम में कि जो सबसे पुराना प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, और जो बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा इंडिया का वो है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। द 206 मीटर हाई भाखड़ा डैम इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम किसे माना जाता है, भाखड़ा डैम को, और इसकी हाइट कितनी है 226 मीटर। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हमें कंजर्व करना भी ज़रूरी होता है। अगर उनको हम कंजर्व नहीं करेंगे, रिज़र्व नहीं करेंगे, तो क्या वो हमारी फ्यूचर जनरेशन यूज़ कर पाएगी, नहीं। तो इसीलिए हमें उनको कंजर्व करना ज़रूरी है। वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस टू अस। वी ऑल नो दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इवन फॉर प्लांट्स, एनिमल्स, insect, microorganisms. It is very important. Rapid population growth has fast depleted the reservoirs of fresh water. जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, इसके कारण जो फ्रेश वाटर के हमारे रिजर्वॉयर बने हुए हैं जहाँ पर हमने वाटर को स्टोर करके रखा है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज हैज़ ऑल्सो डिप्लेटेड द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना, घरों को बनाना, रोड्स बनाना, इंडस्ट्रीज़ बनाना, इसके कारण भी जो वाटर रिजर्व है, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व हैं, वो कम होते जा रहे हैं। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी इज़ एक्सेस टू एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर।
सबसे जो बड़ा चैलेंज है 21st सेंचुरी का वो क्या है? प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, कि जो हमें साफ़ पानी है वो प्रॉपर मिल रहा है या नहीं। Thus, it is imperative that we manage our water resources carefully and conserve it for future use. इसीलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें वाटर को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए इसे कंजर्व करना चाहिए। There are different methods which may conserve the water. First is afforestation. Afforestation means planting of trees and other plants. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उसके कारण क्या होगा? जो सॉइल इरोजन है वो कम हो जाएगा। जो सीपेज ऑफ वाटर है, जो वाटर लीक हो जाता है, मिट्टी से निकल जाता है, तो वो कम हो जाएगा। इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर को, रिजर्वोयर को ख़त्म होने से बचाया जा सकता है। सेकेंड इज़ एफिशिएंट इरीगेशन मेथड। अगर हम इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए बहुत अच्छे मेथड यूज़ करते हैं तो भी हम पानी को बचा सकते हैं। ओवर इरीगेशन इज़ नाइदर गुड फॉर द क्रॉप्स नॉर फॉर द सॉइल। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इरीगेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो क्या होता है? नॉर्मली अगर हम गमले में भी पानी दे के देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो क्या होता है? उसकी रूट्स जो हैं वो गलनी शुरू कर देती हैं, ख़राब हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं। तो इसीलिए इसी तरीके से ओवर इरीगेशन भी क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होती है और सॉइल के लिए भी अच्छी नहीं होती है। उससे उसके होल्स बंद हो जाते हैं और पानी अंदर नहीं जा पाता है, सीप नहीं कर पाता। कैनाल्स एंड डैम्स मस्ट बी रिपेयर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। जितने भी डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, उनको रिपेयर कराना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि जो उनके साइड से वाटर लीक ना हो, वेस्टेज ना हो। और इरिगेशन का जो बेस्ट मेथड माना जाता है वो क्या है? स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स कैसे होते हैं? दे कैन इरीगेट इवन अनडिलेटिंग लैंड। जो लैंड उबड़ खाबड़ होती है, कहीं से राइज होती है, कहीं से फॉल होती है, राइजिंग एंड फॉलिंग लैंड जो होती है, उसको इरीगेट करने का स्प्रिंकलर्स बहुत अच्छा मेथड है। वाटर लॉस थ्रो सीपेज कैन ऑल्सो बी चेक्ड। जो रिसाव के कारण वाटर का लॉस हो रहा है लगातार, उसे भी इस मेथड से रोका जा सकता है। इन ड्राई रीजन्स वेयर इवेपोरेशन रेट इज़ हाई, ट्रिकल और ड्रिप इरीगेशन इज़ यूजफुल। और जहाँ पर इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत वाटर वेपर बनता है, वहाँ पर कौन सा मेथड सही रहेगा? ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है? बूंद बूंद जो टपकती है उसके थ्रू पानी मिलता है, इरीगेशन होती है। अंडरग्राउंड पाइप सप्लाई वाटर टू द रूट्स ऑफ प्लांट। जो अंडरग्राउंड पाइप है उसके थ्रू वाटर को प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है, रूट्स तक पहुंचाया जाता है। इंडस्ट्रियल वाटर में बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड कूलिंग द मशीन्स। इंडस्ट्रियल वाटर को रिसाइकिल करके भी हम वाटर को सेव कर सकते हैं। इन डोमेस्टिक यूज़ वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड। अगर हम घर में जैसे यूज़ करते हैं तो हमें वाटर के वेस्टेज को ख़त्म करना चाहिए, कम करना चाहिए। टैप्स शुड नॉट बी अननेसेसरीली केप्ट ओपन। जो टैप्स हैं उसे ओपन नहीं करना चाहिए अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो। एंड द फॉल्टी वंस शुड बी रिपेयर्ड। और जो टैप लीक कर रही हैं उसे रिपेयर करवाना चाहिए ताकि वाटर वेस्ट ना हो। वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन्स में बी यूज टू फिल अप एयर कूलर्स और फॉर गार्डनिंग। जो वेस्ट वाटर हमारी किचन में होता है उसे हम एयर कूलर में या गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है? रेन वाटर को कलेक्ट करना और उसे फ्यूचर के लिए रख देना। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन स्टोरेज टैंक्स एंड लेटर बी यूज टू फिल अप वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। बारिश के पानी को हम बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद वेल्स में और ट्यूबवेल्स में उन्हें भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर रखना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, तो हमें ये मेथड्स अपनाने होंगे और वाटर को सेव करना होगा। अदरवाइज़ जो वाटर है, जो वाटर रिजर्वोयर है, वो पूरी तरह से रिप्लेनिश हो जाएंगे। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। यू हैव टू फॉलो these methods for conservation of water at your home also. Thank you.